Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 14th October 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of September 2020 magazine from our website spmisacademy.com. There is one announcement for APSC aspirants. हमने SPMIS Academy में open session रखा है in order to guide you people how to maximize your performance in interview. So for more information you can contact us on the contact details given below. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll cover from today's newspaper, and the first article is taken from editorial segment. It is about significance of border infrastructure. This topic is important from our syllabus paper 4 infrastructure point of view. So let us see the background of this article. As I said, this article talks about significance of good border infrastructure. So इस आर्टिकल में बताया गया है कि one of the biggest reason behind India's defeat in Sino-India War of 1962 was poor border infrastructure. उस टाइम में हमारा border side का infrastructure काफ़ी ख़राब था, पुअर था, और इस कारण से दिस प्लेड वन मेजर रोल इन डिफीट ऑफ इंडिया इन इट्स कन्फ्लिक्ट अगेंस्ट चाइना इन 1962. हुआ क्या कि हमारे जो भी सोल्जर्स थे फ्रंटियर पे, उनको हम लोग टाइम पे बेसिक मिलिट्री एंड सिविल सप्लाईज पहुंचा ही नहीं पाए, और इस कारण से हमारे सोल्जर्स को बहुत हेवी कैजुअलिटीज़ फेस करना पड़ा और धीरे धीरे उनको रिट्रीट करना पड़ा, पीछे हटना पड़ा. एंड दिस वाज वन रीज़न बिहाइंड इंडियाज़ डिफीट अगेंस्ट चाइना इन 1962 वॉर. तो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पता चला उसके बाद कि इट्स वेरी क्रिटिकल इन ऑर्डर टू सेफगार्ड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. अगर उस टाइम के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो एन ओवरव्यू ऑफ पुअर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर इन 1962 हमें इन कुछ डाटा से पता चलेगा जो इस आर्टिकल में दिया गया है. देखो, उस टाइम में ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर कोई भी ब्रिज ही नहीं था. तो जो नदन साइड के लोग हैं उनको सदर्न साइड के लोगों से कनेक्ट करने के लिए बस फेरी का एक ऑप्शन था. देयर वाज नो डायरेक्ट कनेक्टिविटी, रोड और रेलवे कनेक्टिविटी अक्रॉस द ब्रह्मपुत्रा रिवर. जस्ट एक रेलवे ट्रैक था जो नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करता था रेस्ट ऑफ इंडिया से, और वो भी रेलवे ट्रैक कैसा था, इस तरह का रेलवे ट्रैक था, वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होकर के गुजरता था, जिसको हम लोग चिकन नेक भी कहते हैं. और ये रेलवे ट्रैक भी जाकर के डिसकंटिन्यू हो जाता था, डाइसेक्ट हो जाता था एट अमीन गांव, और फिर अमीन गांव में पैसेंजर्स को उतरना होता था. यहाँ से फिर वो फेरी लेकर के, बोट लेकर के वो दूसरे साइड में, पांडू साइड में आते थे, और फिर यहाँ से एक रेलवे ट्रैक था. मतलब इस ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर तो रेलवे कनेक्टिविटी थी ही नहीं. तो आप समझ लो कि इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे नॉर्थ ईस्ट का इंक्लूडिंग द बॉर्डर एरियाज़ कितना पुअर था, और ये मेजर कारण रहा बिहाइंड आर डिफीट अगेंस्ट चाइना इन 1962 वॉर. अमीन गांव और जैसा मैंने आपको बताया पांडू के बीच में लोगों को बोट यूज करना पड़ता था. देयर वाज नो प्रॉपर डायरेक्ट रोड और रेलवे कनेक्टिविटी. तो अब जरा देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं रिगार्डिंग चाइनीज़ एग्रेशन ऑफ 1962. सबसे पहले तो चाइनीज़ आर्मी ने, पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना ने तवांग को कैप्चर किया, जो अरुणाचल प्रदेश में है. उस टाइम में अरुणाचल प्रदेश आसाम का ही पार्ट हुआ करता था. तो पहले तो उसने तवांग को कैप्चर किया, फिर उन लोगों ने बॉम्डिला कैप्चर किया, और धीरे धीरे वो लोग बिल्कुल यहाँ तेजपुर तक आ गए थे. ये पूरा ब्रह्मपुत्रा से नदन साइड वाले जो भी टेरिटरीज हैं उनको उन्होंने कैप्चर कर लिया था. तो यहाँ तक उन्होंने इंडियन टेरिटरी को अक्वायर कर लिया था. और उस टाइम में तेजपुर के अंदर इंडियन आर्मी का एक बेस हुआ करता था, और भारत सरकार ने तेजपुर इंडियन आर्मी के बेस को ऑर्डर दिया, यहाँ के हाई कमांड को ऑर्डर दिया कि आप पीछे हट जाएं, तेजपुर बेस को इवैक्यूएट कर दें, खाली कर दें. तो ये एक चीज़ है, ये एक जो इवेंट है 1962 वॉर की, दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी अ काइंड ऑफ बिट्रेयल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय असमीज पीपल. तो लोगों को, असम के लोगों को लगता है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिट्रेड देम इन 1962 वॉर. एक बहुत ही इनफेमस स्पीच है, आप कह सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी का, जब उन्होंने कहा था माई हार्ट गोज़ आउट टू द पीपल ऑफ असम.
तो जब उन्होंने, जवाहरलाल नेहरू साहब ने ऑर्डर दिया था तेजपुर बेस कैंप के हेड कमांडेंट को कि आप इस बेस कैंप को छोड़ करके पीछे हटें, उस टाइम पे फिर उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में ये स्पीच भी दिया था कि माई हार्ट गोज़ आउट टू द पीपल ऑफ असम, मतलब मेरा दिल असम के लोगों के लिए रो रहा है। लेकिन असम के लोगों ने इसको सिंपैथी की तरह नहीं लेकर के एक इस तरह से लिया कि भारत सरकार ने उनको बिट्रे किया है, भारत सरकार ने उनको छोड़ करके अपने सोल्जर्स को पीछे वापस बुला लिया, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज नॉट केयर अबाउट द पीपल ऑफ असम इटसेल्फ। तो ये एक बहुत ही दुखद बात थी। फॉर्चुनेटली चाइनीज़ लोगों ने असम को, ये नर्दर्न पोर्शन को कैप्चर तो कर लिया था, बट इसको बहुत ज़्यादा टाइम तक अपने अंडर रखा नहीं। राइट आफ्टर एक्विजिशन ऑफ द नर्दर्न सेक्टर ऑफ असम, पूरे यहाँ तक वो पहुँच गए थे, नर्दर्न ब्रह्मपुत्रा तक पहुँच गए थे। उसके बाद दे देमसेल्फ डिक्लेयर्ड यूनिलेटरल सीज़ फायर, उन्होंने सीज़ फायर डिक्लेयर कर दिया और धीरे धीरे फिर से वो वापस चले आए और वो जो स्टेटस को एरिया था बिफोर 1962 वॉर वाला, वहाँ तक वो वापस से विड्रॉ कर गए, रिट्रीट कर गए और मैकमोहन लाइन तक वो वापस चले गए। इस सीज़ फायर के पीछे कुछ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी रिस्पॉन्सिबल है। बाय द लास्ट फेज ऑफ दिस 1962 वॉर, द यूएस आर्मी हैड स्टार्टेड टू सपोर्ट इंडिया, यूएस नेवल फ्लीट, 7th नेवल फ्लीट हैड एंटर इनटू बे ऑफ बंगाल रीजन। तो ये सब कुछ फैक्टर हैं, लेकिन वो हम कभी इंटरनेशनल रिलेशंस में देखेंगे कि क्यों चाइना ने पूरे आसाम को अक्वायर करने के बाद भी वापस से विड्रॉ कर लिया और यूनिलैटरल सीज़ फायर डिक्लेयर कर दिया। नेवरदलेस आसाम वाज फॉर्चुनेट इनफ कि चाइनीज़ लोगों ने इसको पूरा कैप्चर करने के बाद भी वापस से इसको फ्री कर दिया एंड अगेन इट बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया। अदरवाइज बिकॉज ऑफ द पुअर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, इस आर्टिकल में ये लिखा है, इंडिया हैड पेड अ ह्यूज प्राइस, ऑलमोस्ट एंटायर टेरिटरी ऑफ असम वाज लॉस्ट टू चाइनीज़। और अगर यूएस उस टाइम में हमारी मदद नहीं करता और अगर चाइना यूनिलैटरल सीज़ फायर डिक्लेयर नहीं करता, तो आज शायद से असम, कम से कम नदर्न पार्ट ऑफ असम इंक्लूडिंग अरुणाचल प्रदेश, वुड हैव बीन अंडर चाइनीज़ कंट्रोल। तो कंक्लूजन है इस आर्टिकल का दैट 1962 वॉर हाईलाइटेड द सिग्निफिकेंस ऑफ बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसी कारण से उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, बॉर्डर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। दिस इज स्पेशल बॉडी दैट वर्क्स अंडर डिफेंस मिनिस्ट्री, जिसको यही काम दिया गया कि आप बॉर्डर एरियाज़ में जो क्रिटिकल एरियाज हैं वहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें। देखो ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन थ्योरेटिकली 1960 में बना दिया गया था, बट इसका एक्टिव वर्क स्टार्ट हुआ आफ्टर 1962 इंडो चाइना साइनो इंडिया वॉर। अब करंट न्यूज़ पे आते हैं। देखो हाल फिलहाल में जिस कारण से ये आर्टिकल आया है वो न्यूज़ देखते हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह वर्चुअली इनॉग्रेटेड 44 मेजर ब्रिजेज सिचुएटेड एट द स्ट्रेटेजिक लोकेशंस अलोंग वेस्टर्न, नदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर विद चाइना। तो कम से कम 44 इस तरह के ब्रिजेज बनाए थे, इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटीज़ बनाए हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस ने, जिनको एक साथ इनॉग्रेट किया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने। अब सारे के सारे अलग अलग छोटे छोटे ब्रिजेज का नाम आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसमें से एक इम्पॉर्टेंट और इवेंट हुआ है, इसके बारे में ज़रा समझना ज़रूरी है। दूसरा इवेंट जिसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे, दैट इज रिगार्डिंग नेचीफू टनल। सो डिफेंस मिनिस्टर ऑल्सो लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर 450 मीटर लॉन्ग 2-लेन नेचीफू टनल। तो ये नेचीफू टनल का फाउंडेशन स्टोन रखा गया, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ऑफकोर्स इसको बनाना शुरू किया गया है, लेकिन ये नेचीफू टनल इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। देखो नेचीफू टनल, इट विल इंश्योर ऑल वेदर कनेक्टिविटी बिटवीन तेजपुर एंड तेंगा वैली ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो ये नेचीफू टनल यहाँ पे कहीं पे बनेगा और इसकी मदद से जो तेजपुर बेस है हमारा, देखो एक बार चाइनीज सोल्जर्स विड्रॉ कर गए तो वापस से तेजपुर बेस को हमने कैप्चर कर लिया। तो आज तक ये जो तेजपुर बेस है वो आर्मी का एक इम्पॉर्टेंट बेस है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में जो भी सिविल एंड मिलिट्री सप्लाई करनी होती है आर्मी को, वो इस तेजपुर बेस से किया जाता है। तो तेजपुर बेस को एक दूसरा फ्रंटियर बेस है तेंगा वैली के अंदर अरुणाचल प्रदेश में, उसको कनेक्ट करेगा ये नेचीफू टनल। इसके पहले तक कैसा है कि यहाँ पे स्नोफॉल के कारण या फिर बहुत सारे टॉर्चुअस रास्तों के कारण रास्ता अक्सर बंद हो जाता है, अक्सर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और रास्ता बंद हो जाता है। और ऐसे टाइम में अगर रास्ता बंद हो जाए, मान लो कभी चाइना से हमारा कन्फ्लिक्ट चल रहा है और ये रास्ता बंद हो जाए बिकॉज ऑफ सम एक्सीडेंट, क्योंकि जो रोड है वो काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है, एक्सीडेंट प्रोन है, तो अगर रास्ता बंद हो जाएगा देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू सप्लाई बेसिक सिविल एंड मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर आर्मीज। तो इस कारण से हम ये नेचीफू टनल बना रहे हैं दैट विल कनेक्ट तेजपुर बेस ऑफ इंडियन आर्मी विथ टेंगा फ्रंटियर ऑफ इंडियन आर्मी इन अरुणाचल प्रदेश। और इससे मदद क्या होगी कि 24 आवर
कनेक्टिविटी, ऑल वेदर कनेक्टिविटी होगी टू आवर फ्रंटियर आर्मी। तो जो भी आर्मी हमारी यहाँ पे फ्रंट पे गार्ड कर रही है हमारे बॉर्डर्स को, उसको हम लोग आराम से जो भी बेसिक उनकी सिविल और मिलिट्री सप्लाईज है उसको स्विफ्ट तरीके से पहुँचा सकते हैं। The next article is taken from Science and Technology segment. It is about opposition Mars. Space enthusiasts enjoy opposition of Mars. This topic is important from our syllabus paper 4 Science and Technology point of view. So सबसे पहले समझते हैं इन जनरल ये opposition of a planet होता क्या है। इस फिगर की मदद से आप समझ जाएंगे। देखो, ऑपोजिशन इज द इवेंट व्हेन द सन, अर्थ एंड एन आउटर प्लैनेट आर लाइंड अप विद द अर्थ इन द मिडिल। आउटर प्लैनेट मतलब वो प्लैनेट जो अर्थ से थोड़ा दूर है, आउटर सर्कल में वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन। तो आउटर प्लैनेट्स कौन से? इनर प्लैनेट्स हो जाएंगे मरकरी, वेनस, जबकि जुपिटर, मार्स, ये सब आउटर प्लैनेट कहे जाएंगे। जो अर्थ से जिनका जो सर्कल है दैट इज़ बिगर दैन दैट ऑफ अर्थ सर्कल क्रिएटेड वाइल रिवॉल्यूशन। तो अब कैसा है, ऑपोजिशन इवेंट कैसा होता है जब ये प्लैनेट, कोई भी आउटर प्लैनेट, वो इस तरीके से ओरिएंट कर ले अपने आप को, इस तरह से अलाइन कर ले कि सन, अर्थ और वो प्लैनेट बिल्कुल एक लाइन में आ जाएं, लेकिन उसमें बीच वाला जो पोजीशन हो वो अगर अर्थ अक्वायर करे, अर्थ अगर बीच वाले पोजीशन को ले लो, तो इस ओरिएंटेशन को हम लोग कहते हैं ऑपोजिशन ओरिएंटेशन। ऑपोजिशन इज द इवेंट व्हेन द सन, अर्थ एंड द आउटर प्लैनेट आर लाइंड अप विद द अर्थ इन द मिडिल। और ये जब अपोजिशन वाला ओरिएंटेशन हो जाता है किसी भी प्लैनेट का, उस टाइम में ये जो प्लैनेट है वो ब्राइटेस्ट एंड बिगेस्ट दिखता है फ्रॉम द अर्थ ड्यूरिंग नाइट टाइम। तो अगर मान लो कोई भी प्लैनेट जो अपने आप को अपोजिशन पोजीशन में ओरिएंट कर लेता है जब, तो वो प्लैनेट हमारे अर्थ से उस टाइम में सबसे बड़ा दिखता है अपने रेस्पेक्ट में, और सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट दिखता है। और इसी से एसोसिएटेड दूसरा टर्म ही है कंजंक्शन। तो अपोजिशन से बिल्कुल अगर दूसरे साइड में अगर वो प्लैनेट पहुंच जाए, जिसके कारण अर्थ, सन और वो प्लैनेट बिल्कुल एक लाइन में हो, लेकिन दिस टाइम इफ द सन अक्वायर्स द मिडिल पोजीशन देन दिस ओरिएंटेशन इज नोन एज कंजंक्शन ओरिएंटेशन। और इसमें वो जो प्लैनेट है वो सबसे कमज़ोर, छोटा दिखता है और लेस ब्राइट दिखता है। इट इज़ द फारदेस्ट लोकेशन। अब करंट न्यूज़ देखते हैं। तो देखो 13 अक्टूबर 2020 यानी कि कल का दिन, इट वाज द डेट ऑफ ऑपोजिशन मार्स। मतलब सन, अर्थ और मार्स ने अपने आप को इस तरह से अलाइन कर लिया था दैट दे वर इन द सेम लाइन एंड दैट टू अर्थ वाज एक्वायरिंग द मिडिल पोजीशन। तो ये था ऑपोजिशन मार्स वाला ओरिएंटेशन, यानी कि मार्स वाज क्लोजेस्ट टू द अर्थ येस्टरडे। और ऐसा ओरिएंटेशन अर्थ, मार्स और सन के बीच में हर 2 साल और 2 महीने के बाद आता है। आफ्टर एवरी 2 second year, 2 months, this orientation between Earth and Mars gets aligned. And on this day, in this orientation, opposition of Mars orientation, the Mars appears to be biggest and brightest from the Earth. तो इस दिन यानी कि कल की तारीख में मार्स हमारे अर्थ से सबसे बड़ा दिख रहा था और सबसे ब्राइटेस्ट दिख रहा था। जैसे भी पूरे 2 साल में वो दिखता है, उसके तुलना में कल के दिन मार्स सबसे ब्राइटेस्ट और सबसे बिगेस्ट दिख रहा था। और इस कारण से कई सारे स्पेस इंथुजियस्ट मार्स को देखने की कोशिश कर रहे थे विथ हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। ये एक गुवाहाटी प्लानिटोरियम का इमेज आज न्यूज़पेपर आर्टिकल में शेयर किया गया था। स्पेस इंथुजियस्ट एंजॉय ऑपोजिशन ऑफ मार्स। The next article is taken from economy segment. It is about World Economic Outlook 2020. This topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. So देखते हैं न्यूज़ आर्टिकल, समझते हैं। सबसे पहले देखो IMF, आपको पता है दुनिया की एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एजेंसी है। Also it is one agency known as Bretton Woods, part of Bretton Woods twins, the another one is World Bank। और IMF एक रिपोर्ट पब्लिश करती है जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। और इस वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में दुनिया की मेजर इकोनॉमीज़ का क्या इकोनॉमिक का ग्रोथ रेट है, क्या इकोनॉमिक स्टेटस है, वो प्रोजेक्ट करने की कोशिश करती है IMF। तो इसमें IMF ने प्रोजेक्ट किया है कि ग्लोबल इकोनॉमी विल श्रिंक बाय 4.4% इन फिजिकल ईयर 2020-21। ऑफ कोर्स दिस इज़ बिकॉज ऑफ कोविड पेंडेमिक। तो पूरी दुनिया की ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो 4.4% से श्रिंक करेगी। और अगर सिर्फ इंडिया की बात की जाए तो इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 10.3%। तो इन जनरल इंडिया पे इस पेंडेमिक का एज फार एज इकोनॉमिक इम्पैक्ट इज़ कंसर्न वो ज़्यादा पड़ रहा है। ऑन एन एवरेज जितना ग्लोबल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ा है इस पेंडेमिक का, उससे ज़्यादा इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे पड़ने वाला है।
अगर आप देखें IMF प्रोजेक्शंस फॉर पास्ट एंड द फ्यूचर, इफ़ यू विल सी, तो जून 2020 में IMF ने कहा था कि इंडियन इकोनॉमी विल डिक्लाइन बाई 5.8%, लेकिन बाद में उसको रिवाइज करके अब IMF ने कहा है इन इट्स ग्लोबल इकोनॉमिक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट की इंडियन इकोनॉमी विल नाउ डिक्लाइन बाय 10.3%। तो धीरे धीरे अब ये बात क्लियर होती जा रही है कि इंडिया के ऊपर इकोनॉमिक इम्पैक्ट इस पैंडेमिक का बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। देखो, दिस पैंडेमिक स्टार्टेड एज अ हेल्थ इमरजेंसी, बट दिस इज़ नाउ कल्मिनेटिंग इनटू इकोनॉमिक इमरजेंसी। आप देख सकते हैं GST कलेक्शन कितना ज़्यादा डिक्लाइन कर गया, और इस कारण से सेंटर जो है वो कंपनसेट नहीं कर पा रही है स्टेट्स को, और स्टेट्स के पास अब पैसा नहीं है हेल्थ इमरजेंसी को टैकल करने का, बेसिक सैलरीज पे करने का। सो दिस basically it is still a health emergency, but it is turning out to be an economic emergency, and that economic emergency, especially regarding the GST collection decline, is leading to a political emergency. Now it is leading to some federal conflicts। जो कुछ सारे कल ही हमने डिस्कस किया था कि 10 ऐसे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जो सेंटर के इस कंपनसेशन फार्मूला को मानने से इनकार कर रहे हैं। दे आर फोर्सिंग द सेंटर टू बोरो फ्रॉम RBI एंड कंपनसेट फॉर द डिक्लाइन इन GST। तो अब ये सेंटर स्टेट के बीच में कन्फ्लिक्ट का फॉर्म भी लेता जा रहा है, एक तरह का पॉलिटिकल क्राइसिस का भी फॉर्म लेता जा रहा है। सो मेडिकल क्राइसिस लीडिंग इनटू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस, इस तरह का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। इस आर्टिकल में जो कंक्लूजन दिया गया है वो भी जरा देखते हैं। कंक्लूजन यही है जो हमने पहले भी डिस्कस किया, दैट इंडियन इकोनॉमी इज गेटिंग अफेक्टेड फ्रॉम कोविड-19 फार मोर देन व्हाट वाज एक्सपेक्टेड इनिशियली। अगर आप ब्रिक्स कंट्रीज़ की भी बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट इकोनॉमिकली इंडिया को पड़ने वाला है। इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू श्रिंक बाई -10.3%। ब्राज़ील भी श्रिंक करेगा, रसिया भी श्रिंक करेगा, चाइना इनफैक्ट ग्रो करेगा, मार्जिनली ही करेगा बट ग्रो करेगा बाई 1.9%। साउथ अफ्रीका भी श्रिंक करेगा, और ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी भी श्रिंक करेगी। सबसे ज़्यादा इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर दिख रहा है। अगर अगले साल की बात की जाए तो इंडियन इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू दिस वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाई 8.8%। बाकी सारे इकोनॉमीज भी ग्रो करेंगे, लेकिन इंडिया सबसे बेहतरीन, सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट रजिस्टर करेगा। तो अब इस फैक्ट को, इस फिगर को देख के करके हमें ऐसा लग सकता है कि चलो कोई बात नहीं, इस साल तो हम डिक्लाइन कर रहे हैं, लेकिन अगले साल पूरी की पूरी रिकवरी हो जाएगी। दिस फिगर माइट गिव अस दिस आइडिया कि इंडियन इकोनॉमी विल रिकवर कंप्लीटली बाय फिस्कल ईयर 2021, बट दिस इज मिसलीडिंग। ऐसा नहीं है कि हम अगले साल पूरी तरह से रिकवर कर जाएंगे। अगर 8.8% ग्रोथ रेट भी अगर हम रजिस्टर कर पाते हैं अगले साल, दैट डज नॉट मीन कि कोविड से हम पूरी तरह से रिकवर कर गए, बिकॉज दिस विल बी अ बेस इफेक्ट। ये जो 8.8 है ग्रोथ रेट अगले साल हमारा दिखेगा। देखो, अगले साल फर्स्ट क्वार्टर में हमारा ग्रोथ रेट अच्छा दिखेगा ही दिखेगा। आंसर इज, और द रीजन इज बेस इफेक्ट। तो बेस इफेक्ट को जरा समझते हैं डिटेल में, क्योंकि ये क्वेश्चन इस साल आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। बेस इफेक्ट, इसका बेसिक डेफिनेशन है, it is the distortion in the GDP figure that results from abnormally high or low level of growth in the last fiscal year। अब इसको इस एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, इस फिगर की मदद से समझते हैं, ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। देखो, मान लो 2017 में हमारी GDP का साइज़ था 100, मान लो हाइपोथेटिकली, और 2018 में हमारी GDP का साइज़ हो गया बढ़ करके 110। तो ग्रोथ 10% का हमने रजिस्टर किया। फिर 2019 में हमारे GDP का साइज़ बढ़ के हो गया 120। तो 110 वाज द बेस, उसके तुलना में हमने 10 और ग्रो कर लिया। सो ओवरऑल ग्रोथ विल बी समवेयर अबाउट 9.1%। अब फिर 2020 बिकॉज ऑफ कोविड-19 सडनली हम श्रिंक कर गए, और 120 से श्रिंक करके इस बार वापस से 100 पे पहुंच गए। तो दिस ईयर इट विल बी अ काइंड ऑफ डिक्लाइन ऑफ अबाउट 6.6%, क्योंकि बेस इज दिस टाइम 120। तो डिक्लाइन विल बी समवेयर अबाउट 6.6%। अभी कैसा है कि डिक्लाइन तो हम कर गए, अब अगले साल 2021 में अगर हम थोड़ा भी ग्रो करते हैं, मान लो 110 का ग्रोथ रजिस्टर करते हैं, तो भी हमें लगेगा क्या क्या दिखाई देगा कि हमने 10% का ग्रोथ रजिस्टर कर लिया। हमें देख के अच्छा लगेगा, ठीक है 2017 में भी 10% था, 18 में भी 9.1% ही था, उससे तो हम बेहतर ही परफॉर्म किया हमने इस साल, 9.1 से बेहतर। इस साल 10% का ग्रोथ हमने रजिस्टर कर लिया। देख के बस ग्रोथ रेट देख के हमें यही लगेगा, बट द फैक्ट इज़ कि ये ग्रोथ ज़्यादा इसलिए दिख रहा है क्योंकि जिसके तुलना में हम ये ग्रोथ कंपेयर कर रहे हैं, जिसके तुलना में हम ये ग्रोथ रेट निकाल रहे हैं, ये है बेस ईयर, और बेस ईयर इज ऑफ 2020 दैट वाज एबनॉर्मली लो बिकॉज ऑफ कोविड इम्पैक्ट। तो जब भी किसी साल में एबनॉर्मली
किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस के कारण एबनॉर्मली लो जीडीपी हो जाए तो अगले साल तो फिर उसके तुलना में ग्रोथ रेट अच्छा दिखेगा ही दिखेगा, बट दैट डज नॉट मीन कि हमारी इकोनॉमी पूरी तरह से रिकवर कर गई। हम बढ़ के तो 110 पे ही गए हैं, 110 तो हमारा 2018 में ही था, 2019 में तो हमने 120 कर लिया था। अगर वहाँ से अगर 110% का हम ग्रोथ रजिस्टर करते होते तो अभी तक तो हम लोग कम से कम 140 पे होते। सो ये जो 30 का डिफरेंस है दैट विल नाउ रिमेन। लेकिन परसेंट अगर सिर्फ हम देखें तो दिस कैन बी डिल्यूजनल, कि हमें देख के लगा कि हाँ अच्छा ग्रोथ रजिस्टर कर लिया, बट दिस परसेंटेज इज डिल्यूजनल फिगर, इट अपीयर्स हाई बिकॉज ऑफ बेस इफेक्ट। बेस इफेक्ट पे यूपीएससी ऑलरेडी सवाल पूछ चुकी है। So as I said, it appears that 10% growth rate has been registered and the economy has recovered, but the impact will always remain, and 10% appears impressive because of base effect. The next article is taken from Assam segment. It is about police reforms in Assam. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam administration point of view. So सबसे पहले इस आर्टिकल का बैकग्राउंड समझते हैं. दिस आर्टिकल हैज बीन रिटन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसेंट पेपर लीक केस इन असम पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम. सो इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि अगर डीजीपी एन चंगकाकोती रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट किया गया होता तो इस तरह के इशूज़, करप्शन के, स्कैम के इशूज़ निकल के नहीं आते. यही इस आर्टिकल में कहा गया है. तो देखो समझते, पहले बेसिक्स बैकग्राउंड समझते हैं. 2002 में असम सरकार ने एक कमेटी बनाई थी. दैट कमेटी वाज चेयर्ड बाय डीजीपी एन चंगकाकोती, और इस कमेटी को काम दिया गया था टू रिकमेंड कि क्या पुलिस अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर्स होने चाहिए. और इस कमेटी ने प्रॉपर रिकमेंडेशंस भी दिए थे कि कौन कौन से प्रोसीजर्स को फॉलो करना चाहिए, व्हाट शुड बी स्टैंडर्ड मेथड, ताकि पुलिस अपॉइंटमेंट में कोई करप्शन, स्कैम ना हो सके. द प्रॉब्लम इज़ कि इन कमेटी के रिकमेंडेशंस को ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, एंड दैट इज़ वाई स्टिल देयर आर प्रॉब्लम्स ऑफ करप्शन, स्कैम एंड ब्राइबरी इन पुलिस अपॉइंटमेंट. तो जरा देखते हैं व्हाट वेयर द मेजर रिकमेंडेशंस ऑफ दिस डीजीपी एन चंगकाकोती कमिटी. सबसे पहला रिकमेंडेशन था दैट एवरी ईयर द डीजीपी, जो भी मौजूदा डीजीपी हो असम के, ही शुड कॉन्स्टिट्यूट अ सिलेक्शन बोर्ड हेडेड बाय ए सीनियर डीआईजी, अनदर डीआईजी, वन एसपी रैंक ऑफिसर एंड वन कमांडेंट एंड अ साइकोलॉजिस्ट. तो हर साल एक नई बोर्ड बननी चाहिए, कोई भी एक परमानेंट बोर्ड नहीं होनी चाहिए. हर साल एक नई बोर्ड बनेगी और जिसके नए नए मेंबर्स होने चाहिए, ताकि कोई भी बोर्ड में अगर कोई करप्ट निकलता भी है तो करप्शन को फिर आगे परकोलेट ना कर पाए. हर साल बोर्ड को चेंज कर दिया जाना चाहिए. फिर दूसरा, द नोटिफिकेशन फॉर फिलिंग ऑफ वैकेंसी शुड बी इशूड इन द फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ जुलाई एवरी ईयर. तो हर साल जुलाई महीने में फर्स्ट हाफ में ही हर एक जो भी पुलिस की वैकेंसीज हैं, चाहे कांस्टेबल से लेकर के जिस भी लेवल तक का, एसआई लेवल तक का, जो भी पुलिस की वैकेंसी है वो हर साल जुलाई महीने के फर्स्ट हाफ में आना चाहिए. ऐसा नहीं कि जब मर्जी आए तब नोटिफिकेशन लेकर के आ गए, क्योंकि देखो जो भी एग्ज़ाम एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक पीरियोडिक टाइम पे होता है, पीरियोडिक तरीके से होता है. फॉर एग्जांपल आप यूपीएससी को ले लें तो इन सारे एग्जाम्स में फिर करप्शन नहीं होता है, बिकॉज दे हैव ए प्रॉपर सिस्टम. वो एग्ज़ाम्स जो आउट ऑफ साइकिल चलते हैं, बिना किसी पीरियोडिक अंडरस्टैंडिंग के चलते हैं, उनमें फिर करप्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं. सो इस कारण से इस कमेटी ने रिकमेंड किया था कि जो भी वैकेंसीज होनी है वो उसका नोटिफिकेशन सिर्फ एक साथ आना चाहिए जुलाई के फर्स्ट हाफ में, और साल के अंत तक पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए, और जनवरी से उस नए बैच का ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाना चाहिए. देयर शुड बी अ प्रॉपर शेड्यूल. और एज रिलेटेड क्राइटेरिया या फिर जो भी फिजिकल क्वालिटीज़ रिलेटेड क्राइटेरिया जो कुछ भी हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्राइटेरियाज, वो एक बार जब फिक्स हो गई तो फिर उसको कोई नहीं बदल सकता चाहिए. ऐसा कुछ सिस्टम लाना चाहिए. ऐसा डीजीपी एन चंगकाकोती रिकमेंडेशंस में लिखा गया है. देखो होता क्या है कि एक बार कोई एज रिलेटेड क्राइटेरिया है कि एसआई के लिए ये एज होना चाहिए, फिर सरकार उसको बदल देती है, बढ़ा देती है, घटा देती है. डीजीपी को पावर है, उसको बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं. तो इससे करप्शन के चांसेस होते हैं. इट लीड्स टू सम सॉर्ट ऑफ आर्बिट्ररीनेस इन द सिलेक्शन प्रोसीजर, कि जब मर्जी आया तो बढ़ा दिया, घटा दिया. तो मान लो जिन लोगों के पास, जो पावरफुल लोग हैं, वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि सर आप ऐसा करो, इस एज लिमिट को बढ़ा दो या घटा दो. सो ऐसा सिस्टम लाना चाहिए. ऐसा इस कमेटी ने रिकमेंड किया है कि एक बार अगर एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड सब फिक्स हो गई तो उसको फिर कोई ना बदल पाए. Even the Chief Minister of Assam or DGP of Assam should not be able to alter it.
अब कहाँ इसको यूज करेंगे, इस डीजीपी एन चंगाकाकोती कमेटी के रिकमेंडेशंस को हम कहाँ यूज कर सकते हैं वो भी जरा देखते हैं। देखो, ये जो एसआई पेपर लीक इशू है, ये आजकल के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट इशू है असम के अंदर। तो एपीएससी इंटरव्यू में इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाने के चांसेस हैं। द इंटरव्यू बोर्ड में आस्क सजेशंस टू अवॉइड सच इशूज इन फ्यूचर की, ये तो हो गया, इस करप्शन को तो हमने अनअर्थ कर लिया। इस तरह के इशूज़ को फ्यूचर में अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कैंडिडेट्स को जरूर पता होना चाहिए कि देयर हैज़ बीन अ कमिटी, डीजीपी एन चंगाकाकोती कमिटी, जिसने जो रिकमेंडेशंस दिए थे, और आपको जवाब देना चाहिए कि द रिकमेंडेशंस ऑफ दिस कमिटी शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन टोटो इन ऑर्डर टू ब्रिंग डाउन करप्शन in police appointments. In our segment most probable PT topics for upcoming APSC, today we'll cover topic number 103 to 105. Topic number 103 is about Mera Hau Chongwa Festival. It is a festival of Manipur. It is an age-old rituals of exchanging gifts. Cultural dance and songs are also part of this festival. Please attempt this question based on topic number 103. Topic number 104 is about Numaligarh Refinery. It is located at Morangi in Golaghat district. It is also known as Accord Refinery because it was established as a result of Assam Accord in 1985. Please attempt this question based on topic number 104. Topic number 105 is about Lakshmi Nath Bezborua. He was a great novelist, writer and poet from Assamese literature. He was born on 14th October 1864 in Nagaon, and he regularly wrote humorous columns in Jonaki magazine. He died on 26th March 1938, and this day is now observed as Assam Sahitya Sabha. Assam Sahitya Sabha observes this day as Sahitya Divas in memory, in respect of Lakshminath Bezbora. Assam Sahitya Sabha honored Lakshminath Bezbora with the title The King of Humor, Roxoras, in the Assamese literature. Please attempt this question that is based on topic number 105. This is the answer of question number 100 to 102 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका एक बार आंसर देख लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग एलटीसी वाउचर स्कीम. इट विल इंप्रूव जीएसटी कलेक्शन, ऑफ कोर्स इट विल, बट इट विल नॉट बेनिफिट टूरिज्म. In fact, it will have a negative impact on tourism. So the correct answer will be option A. The second question was regarding winner curse. तो winner curse तो मैंने बताया ही था कि कब लोग ऑक्शन के टाइम में जो चीज़ वो खरीद रहे हैं उसकी इनहेरेंट वैल्यू से ज़्यादा बोली लगा देते हैं. दैट इज़ नोन एज विनर कर्स. जीतने के बाद भी हारने वाले को हम लोग विनर कर्स कहते हैं. तो द टेंडेंसी ऑफ विनिंग बिड इन एन ऑक्शन टू एक्सीड द इंट्रिंसिक वैल्यू, दैट इज़ विनर्स कर्स. इसी फील्ड में रिसर्च के कारण ही इस साल का नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स दिया गया है. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.